Dalton's law of partial pressures. तो ये लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कुछ नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, सो माइंड इट, गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग. रिएक्टिंग गैसेस के लिए ये लॉ फॉलो नहीं होगा. इफ वी हैव सम नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मान लीजिए 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं किसी मिक्सचर में, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो टोटल प्रेशर होगा उस मिक्सचर का, दैट विल बी सम टोटल ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट. जैसे मान लीजिए 3 गैसेस आपने इस कंटेनर में डाल दी. सो फर्स्ट गैस का प्रेशर इज P1, सेकेंड का P2, थर्ड का P3. और ये P1 क्या है, जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा इसी गैस का इसी टेम्परेचर पे अगर प्रेशर लिया जाए फर्स्ट गैस का इस कंटेनर में, दैट विल बी P1. सेकेंड गैस को लिया जाए अगर, सो प्रेशर विल बी P2. थर्ड गैस को सेम टेम्परेचर पे इसी वॉल्यूम वाले कंटेनर में लिया जाए, देन प्रेशर विल बी P3. अब अगर इन तीनों गैसेस को इकट्ठा ले लिया जाए, जो मिक्सचर बनेगा उसका जो प्रेशर होगा दैट विल बी P टोटल. एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P टोटल शुड बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर्स P1 प्लस P2 प्लस P3, जो कि इंडिविजुअली जब गैसेस इस कंटेनर में डाल रहे थे आप, जो उनका अलग अलग प्रेशर आ रहा था, उसका जो सम टोटल होगा दैट विल बी the total pressure of the mixture. So this is Dalton's law of partial pressures. Now applications इस law की, so कुछ गैसेस हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं लेबोरेटरी में, they are collected by downward displacement of water. For example, we have O2. O2 को हम कलेक्ट कर रहे हैं by downward displacement of water. तो जब यहां पे ऑक्सीजन कलेक्ट होगी तो उसके साथ कुछ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे, और जब वाटर लेवल इनसाइड दिस कंटेनर और बाहर इसके जब वाटर का लेवल बराबर हो जाता है, दैट मीन्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहां से P एटमॉस्फेयर, दैट शुड बी इक्वल टू जो अंदर से प्रेशर लग रहा है. सो वाटर लेवल कब बराबर होगा दोनों में, बाहर और अंदर? जब बाहर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज P एटमॉस्फेयर, दैट इज इक्वल टू जो अंदर से प्रेशर लग रहा है. और अंदर से प्रेशर किसकी वजह से लग रहा होगा? PO2 प्लस PH2O. और हम कह सकते हैं कि PO2 प्लस PH2O, दिस इज P टोटल. Now this pressure due to H2O at a particular temperature is known as aqueous tension. और aqueous tensions की values जो हैं at particular temperatures they have been calculated, और उनकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी होगी. दिस इज एक्वस टेंशन. अगर आप निकालना चाहते हो प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन, तो आप कैसे निकालोगे? P टोटल माइनस PH2O, दैट इज इक्वल टू PO2. और अगर कहा है कि वाटर लेवल्स आर इक्वल, देन यू विल टेक P टोटल इक्वल टू P एटमॉस्फेयर. सो नाउ दिस इज द एप्लीकेशन कि यहां पे हम क्या ले रहे हैं, दीज आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस O2 एंड H2O. तो इसका जो सम टोटल है दैट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर, अगर वाटर लेवल्स दोनों साइड बाहर और अंदर बराबर हैं. या फिर वी आर सेइंग दैट P टोटल इज इक्वल टू P ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से जो प्रेशर है प्लस जो वाटर वेपर्स की वजह से प्रेशर है, उनका जो सम टोटल होगा दैट विल बी टोटल प्रेशर. दिस इज द एप्लीकेशन of Dalton's law of partial pressure. And you have to remember that partial pressure due to water is known as aqueous tension, और इसकी values at different temperatures are given. Very important law, Graham's law of diffusion.
सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये लॉ कहता है कि अगर R1 is the rate of diffusion of the first gas, rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density. और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर दूसरी गैस ली जाए और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इज R2, then R2 will be directly proportional to, will be inversely proportional to square root of its density D2. Now R1 upon R2 will be equal to D2 upon D1. So rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density. Now we know that twice vapor density is the molecular mass. So we know that twice vapor density is the molecular mass. That means density की जगह आप क्या लिख सकते हो? Density can be written as molecular mass divided by 2. So यहाँ पे आप molecular masses डालना चाहें अगर m2 divided by 2. Similarly d1 का क्या आ जाएगा? m1 divided by 2. 2 cancels out. That means R1 upon R2 या फिर rate of diffusion of a gas is also inversely proportional to the square root of the molecular mass of the gas. तो जिस गैस का molecular mass ज्यादा होगा उसका rate of diffusion कम होगा, जिस गैस की density ज्यादा होगी उसका rate of diffusion कम होगा. This is Graham's law of diffusion. Now rates of diffusion are actually volume of the gas diffused per unit time. So R1 को आप लिख सकते हो V1 upon T1 and R2 को आप लिख सकते हो V2 divided by T2. This is D2 upon D1 is equal to M2 upon M1. अगर वॉल्यूम्स डिफ्यूज्ड ऑफ द टू गैसेस आर गिवन टू बी इक्वल, अगर वॉल्यूम्स आपको दी हैं कि वॉल्यूम्स आर इक्वल, तो आप क्या करेंगे? V1 इज इक्वल टू V, V2 इज इक्वल टू V, देन दीज विल कैंसल आउट एंड यू आर लेफ्ट ओनली विद T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1. और कई बार हो सकता है कि टाइम्स आर गिवन टू बी इक्वल, तो टाइम्स इक्वल हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1. सो दिस इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. और इसमें देखिए मैंने कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, अगर फर्स्ट गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी. सेकेंड गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर it is given to be R2, then this will be inversely proportional to square root of its density. और ये मैं मान रहा हूं कि दोनों गैसेस का टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर टेकन टू बी इक्वल. देखिए फिर डिवाइड कर दिया, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1. नाउ दिस विल बी इक्वल टू M2 अपॉन M1 बिकॉज ट्वाइस वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास and vapor density will be molecular mass divided by 2. Now this will be rate of diffusion आ गया. Rate of diffusion is volume of the gas diffused upon the time taken. So V1 upon T1 is R1 and R2 is V2 upon T2. Now this will be under root of D2 upon D1 is equal to under root of M2 upon M1. अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लास्ट में कुछ भी आपको न्यूमेरिकल में दिया हो सकता है. जैसे मैंने यहाँ पे माना कि अगर वॉल्यूम्स ऑफ बोथ द गैसेस, जितनी वॉल्यूम्स दोनों गैसेस की डिफ्यूज हुई हैं, अगर इफ दे आर इक्वल तो V1 और V2 कैंसिल आउट हो जाएंगे. अगर टाइम्स इक्वल दिए हों तो T1 और T2 कैंसिल आउट हो जाएंगे. अगर मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में प्रेशर्स भी गैसेस के डिफरेंट गिवन हैं, अगर प्रेशर्स भी डिफरेंट गिवन है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है किसी भी गैस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दैट गैस. Rate of diffusion of a gas is directly proportional to pressure of that gas. That means जितना ज़्यादा pressure होगा गैस का उतना ही उसका rate of diffusion होगा. तो अगर pressures भी given है तो आपने pressures भी introduce करवा देने हैं. R1 upon R2 is equal to P1 upon P2 into under root of D2 upon D1 and this will be equal to P1 upon P2
इंटू अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन m1। अगर प्रेशर्स इक्वल है देन P1 विल बी इक्वल टू P2, तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ज्यादातर AIEEE लेवल में जो भी आपको आएगा उसमें प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स आर टेकन टू बी इक्वल, प्रेशर्स आर आल्सो टेकन टू बी इक्वल। तो आपको प्रेशर्स इक्वल लें अगर आप, तो P1 और P2 इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। सो दिस वाज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब इन दोनों लॉज के बेसिस पे, एक डाल्टन्स लॉ और दूसरा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। व्हाट विल बी the pressure of the gas what will be the pressure of the gas mixture when 0.5 liters of H2 at 0.8 bar and 2 liter of O2 at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए मिक्सचर गिवन है आपको, एक हाइड्रोजन गैस है, उसका कितना लीटर्स है 0.5 लीटर्स, और प्रेशर उसका है 0.8 बार्स, और दूसरी गैस है O2 2 लीटर्स ली हुई है वो, और 0.7 बार प्रेशर पे है, और इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया है एक वेसल में जिसका वॉल्यूम इज 1 लीटर और टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। सो आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का क्या आएगा। यहां पे तो हाइड्रोजन ली गई है 0.5 लीटर वेसल में, अब बात हो रही है कि हाइड्रोजन को किस में डालना है 1 लीटर वेसल में। दैट मीन्स हाइड्रोजन की वजह से जो प्रेशर होगा 1 लीटर वेसल में अब वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 0.5 लीटर्स में थी हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम जो थी दैट वाज 0.5 लीटर्स। अब आप जिस वेसल में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसकी वॉल्यूम है 1 लीटर, टेम्परेचर सेम है 27, यहां पे भी वहां पे भी। और सिमिलरली ऑक्सीजन का भी यही हो रहा है कि अभी जब ऑक्सीजन ली है उसका प्रेशर है 0.7 बार्स, लेकिन ऑक्सीजन ली गई है 2 लीटर वेसल में। अब ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाना है आपने किस वेसल में 1 लीटर वेसल में, दैट मीन्स ऑक्सीजन का भी प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर सेम है। तो कौन सा लॉ लगाऊं मैं पहले, इट विल बी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कब लगता है जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो सबसे पहला काम है कि आप हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालिए। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर जब हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 1 लीटर वेसल में, तो कैसे निकलेगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये लॉ क्यों ले रहा हूं मैं बॉयल्स लॉ, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। 1 लीटर वेसल का भी टेम्परेचर 27 है, जब पहले वेसल लिए गए हुए हैं जो 0.5 और 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ली गई है उसका भी ये मान रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 क्या गिवन है देखिए हाइड्रोजन के लिए 0.8 बार, और V1 है 0.5 लीटर्स। प्रेशर क्या गिवन है आपको ऑक्सीजन का 0.7 बार, और सॉरी दिस इज प्रेशर क्या गिवन है आपको जिस वेसल में हाइड्रोजन डाली आपने वो निकालना है आपने P2, और वॉल्यूम क्या गिवन है 1 लीटर। सो P1V1 दिस इज फॉर हाइड्रोजन जब वो 0.5 लीटर वाले वेसल में था। अब हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किया गया कौन सी वेसल में जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 लीटर वेसल में क्या प्रेशर आएगा हाइड्रोजन का, दैट विल बी P2। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट P2 एंड P2 विल बी 0.8 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.40 बार्स
ये प्रेशर आ रहा है हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किया गया है वेसल में जिसका वॉल्यूम इज 1 लीटर. नाउ सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. सेम लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. स्टार्टिंग में प्रेशर क्या है ऑक्सीजन का 0.7 बार्स, वॉल्यूम 2 लीटर्स. अब प्रेशर निकालना है आपने जब उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है आपने 1 लीटर वेसल में. So P2 will be 0.7 into 2, that is equal to 1.40 bar. अब देखिए यहां पे डाल्टन्स लॉ लगेगा. पार्शियल प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन इज 0.40, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन इज 1.40. जब मिक्स हो जाएंगी ये तो इनका टोटल प्रेशर क्या आना चाहिए 1.40 प्लस 0.40, that is equal to 1.80 will be the total pressure. So 1.80 will be the total pressure. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम यही किया मैंने कि हाइड्रोजन को पहले लिया गया है 0.5 लीटर वाले वेसल में और उसका प्रेशर है वहां पे 0.8 बार्स. अब उसको इंट्रोड्यूस किया गया 1 लीटर वेसल में तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रेशर होगा वो निकाला बॉयल्स लॉ लगा के. सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन निकाला जब ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 1 लीटर वेसल में. दोनों के पार्शियल प्रेशर्स आ गए, इनका जो सम टोटल होगा दैट विल बी दी टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. सो आंसर विल बी 1.80 bars. नाउ सेकंड न्यूमेरिकल based upon this Dalton's law of partial pressure is (135 milliliter of a gas is collected over water at 25 degrees Celsius and 0.993 bar if the gas weighs 0.160 grams and the aqueous tension at the same temperature, that is 25 degrees Celsius, aqueous tension given है is 0.0317. Calculate the molar mass. You have to calculate the molecular mass. तो molecular mass निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए pressure due to gas. क्या pressure होगा गैस का? तो इसमें देखिए वॉल्यूम गिवन है 135 milliliter of a gas is collected over water at 25 degrees Celsius and 0.993 bars pressure is given. If this milliliter, इतना milliliter है 135 milliliter of a gas is collected over water at 25 degrees Celsius and 0.993 bars, that means जो total pressure है that is 0.993 bars. This is the total pressure because gas is collected at the temperature, at the pressure 0.993 bars. So this is total pressure. If the gas weighs, weight दिया हुआ है गैस का and the aqueous tension is also given, that is 0.0317. Now total pressure P total will be equal to pressure due to gas plus PH2O, aqueous tension. So what will be pressure due to gas? P gas will be equal to P total minus PH2O. P total is 0.993 minus aqueous tension is 0.0317. So this will be equal to 0.0317
9613 bar. This is the pressure due to gas, 0.9613 bar. मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कौन सा इक्वेशन यूज करनी चाहिए आपको, कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, PV is equal to nRT. Now next part is we will use ideal gas equation, PV is equal to nRT. PV is equal to n क्या होता है, mass of the gas divided by molecular mass of the gas into RT. So from this formula, molecular mass M will be equal to small m upon PV into RT. Now putting the values, mass कितना गिवन है आपको, 0.160. R will be, R क्या लोगे आप, प्रेशर कितना गिवन है, किस में आ रहा है प्रेशर गैस का, बार्स में. जब प्रेशर बार्स में होता है तो आपको R क्या लेना है, 0.0831. 0.0831 will be the value for R. बिकॉज 0.0831 लेते हैं तो वैल्यू क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, लीटर्स बार्स पर केल्विन पर मोल. लीटर्स, दैट मीन्स वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर्स, बट यहां पे क्या गिवन है, 135 मिलीलीटर्स. तो मिलीलीटर्स हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू लीटर्स, अदरवाइज आंसर आपका गलत आना है. तो यूनिट्स बहुत ध्यान से आपने लेने हैं. आर क्या लोगे आप, यहां पे प्रेशर बार्स में है तो बार वाले यूनिट्स लो. बार वाले यूनिट्स होते क्या है, 0.0831 लीटर्स बार्स पर केल्विन पर मोल. अब इसमें वॉल्यूम के क्या यूनिट्स आ रहे हैं, देखिए लीटर्स, तो वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर्स. इसमें वैल्यूज डाल दें अगर, 0.160 दैट इज द मास, आर विल बी 0.0831, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, 25 प्लस 273 दैट इज 298 डिवाइडेड बाय प्रेशर. प्रेशर क्या निकला, 0.9613, वॉल्यूम 135 मिलीलीटर, बट इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू लीटर, सो ऊपर 1000 आ जाएगा. ये वैल्यूज हैं और आंसर कैन बी कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करें इसको, दैट विल बी इक्वल टू 30.49 ग्राम्स पर मोल. So 30.49 will be the molecular mass of this particular gas. तो देखिए इसको कैसे किया, डाल्टन्स लॉ कहाँ यूज हुआ, सबसे पहले कि टोटल प्रेशर जो गैस का होता है दैट इज पी गैस प्लस PH2O, क्योंकि वाटर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की वजह से गैस कलेक्ट हो रही है. पी गैस विल बी इक्वल टू पी टोटल माइनस PH2O. दिस PH2 इज द एक्वस टेंशन जो गिवन है इस क्वेश्चन में, 0.0317, and this 0.993 bars, this is the P total pressure. So P gas आ गया 0.9613 bars. Now molecular mass has to be calculated. So equation लगाई मैंने, PV is equal to nRT. N क्या होता है, mass upon molecular mass, small m upon capital M. This capital M is the molecular mass. यहाँ से m निकालेंगे हम, m upon PV into RT. R की वैल्यू will be 0.0831. वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर्स, 135 डिवाइडेड बाय 1000. बाकी मैंने वैल्यूज डाल दी, गैस का प्रेशर डाल दिया जितना आया हुआ है, और मास गिवन है आपको 0.160 ग्राम्स. सारी वैल्यूज डालने पे जो आंसर आ रहा है दैट इज 30.49 ग्राम्स. दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एंड दैट इज एन अननोन गैस diffuses four times as quickly as ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन से उस अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स.
calculate molecular mass of the gas. Unknown gas का molecular mass has to be calculated. Now RO2, rate of diffusion for oxygen gas, let it be R1. So rate of diffusion for the unknown gas will be 4R1, क्योंकि that is 4 times. Now apply the formula that RO2, rate of diffusion for oxygen, upon rate of diffusion for the unknown gas, they should be M gas divided by MO2, inversely proportional to the square root of the molecular masses. So नीचे आएगा molecular mass of O2, ऊपर आएगा molecular mass of the gas. Now this is R1 and this is 4R1. Molecular mass for the gas has to be calculated, and we know that molecular mass of O2 is, this is 32. R1 cancels out. Now squaring both the sides, we will get 1 by 16 is equal to M gas upon 32. So from this equation M gas कितना आ रहा है? 32 upon 16, that is 2. So molecular mass of that unknown gas is 2. और कौन सी गैस होती है जिसका molecular mass 2 होता है? That is hydrogen gas. So unknown gas is nothing but that is H2 gas. So this is, एक बार फिर से देखिए इसको, an unknown gas है that diffuses 4 times as quickly as O2. Calculate the molecular mass of the gas. So RO2 मैं ले रहा हूँ R1. R gas is 4 times R1. So now this is Gram's law of diffusion. RO2 divided by R gas will be equal to under root of M gas upon MO2. So R1 upon 4R1 is equal to under root of M gas upon 32. So 1 upon 16, squaring की मैंने, 1 upon 16 is equal to M gas upon 32. So M gas will be equal to 2. So next numerical based on Graham's law of diffusion is, next numerical based on Graham's law of diffusion is Next numerical based on Graham's law of diffusion is relative densities of CO2 and O2 are 22 and 16 respectively. If 25 cc of CO2 diffuse in 75 seconds, what volume of O2 will diffuse in 96 seconds under similar conditions? So conditions are similar. So देखिए relative densities given है CO2 की भी और O2 की भी. Densities are given 22 and 16 respectively. और वॉल्यूम गिवन है जितनी डिफ्यूज हो रही है CO2 की, दैट इज 25 cc. कितने टाइम में हो रही है, दैट इज ऑल्सो गिवन टू 75 सेकेंड्स. फिर पूछ रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 विल डिफ्यूज इन, वॉल्यूम कितनी डिफ्यूज होगी ऑक्सीजन की इन 96 सेकेंड्स अंडर सिमिलर कंडीशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज लिख लीजिए आप. वॉल्यूम ऑफ CO2 is 25 cc and time for CO2 is 75 seconds
and volume for O2 is that has to be calculated. Time for O2 is 96 seconds. आप लगाएंगे फॉर्मूला कि R O2 rate of diffusion of oxygen gas upon rate of diffusion of CO2 gas is equal to density for CO2 upon density for O2. Now rate of diffusion क्या होता है? Rate of diffusion for oxygen gas, this will be volume of oxygen gas divided by time for the oxygen gas. Or rate of diffusion for CO2 will be volume of the CO2 diffused upon the time taken for the diffusion of CO2. So देखिए क्या बन जाएगा ये volume RO2 will be volume for O2 that has to be calculated, हमें पता नहीं है, upon time for O2 96 और नीचे क्या आ जाएगा volume for CO2, volume for CO2 is 25 और ऊपर time for CO2 that is 75 and this is equal to under root of density for CO2 divided by density for O2. So under root of density for CO2 22 upon 16, that is for oxygen, and this you have to calculate squaring both the sides, and volume of O2 can be calculated and that will be equal to 37.5 cc आ जाएगा ये volume for O2 that will be 37.5 cc. So देखिए इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से relative densities दी हुई हैं CO2 की और O2 की. CO2 के लिए it is 22, O2 के लिए it is 16. फिर 25 cc कहता है CO2 डिफ्यूज कर रही है 75 सेकेंड्स में. What volume of O2 will diffuse in 96 seconds? कितनी वॉल्यूम O2 के डिफ्यूज करेगी in 96 seconds under similar conditions that has been asked. तो फॉर्मूला तो वही यूज होना है RO2 डिवाइडेड बाय RCO2 इज इक्वल टू डेंसिटी फॉर CO2 अपॉन डेंसिटी फॉर O2 स्क्वायर रूट ऑफ दैट. और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है किसी गैस के लिए वॉल्यूम अपॉन द टाइम. वॉल्यूम फॉर O2 दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड, टाइम फॉर O2 96 seconds divided by volume for CO2 25 upon time for CO2 that is 75 is equal to under root of 22 upon 16, and volume of O2 can be calculated from this and that is equal to 37.5 cc. So these were the numericals based on Graham's law of diffusion and Dalton's law of partial pressures. Next topic is kinetic molecular theory of gases. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पोस्टुलेट्स हैं. सबसे पहले मैं आपको पोस्टुलेट्स करवा रहा हूं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि जितनी भी गैसेस हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. जितनी भी गैसेस हैं वो किसकी बनी हुई हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है विच आर नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. सेकेंड पॉइंट जो है इसका दैट इज जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट वेसल, या फिर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. सो थर्ड जो पोस्टुलेट है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कांस्टेंट रैंडम मोशन में हैं. They are constantly colliding with each other as well as with the walls of the container. So third postulate क्या है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं
और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कॉन्स्टेंटली कोलाइड कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज कि जो कोलिजन्स हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोलाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन्स हैं एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर जो कोलिजन्स हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स क्या होती हैं कि एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी ऑफ द गैसियस मिक्सचर जो है गैस के मॉलिक्यूल जितने भी टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी जब तक टेम्परेचर आप चेंज ना करवाएं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करे तो अपनी एनर्जी वो दूसरे मॉलिक्यूल को दे दे। सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स हैं बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है इसमें दैट सेज कि देयर आर नो इंटरैक्शंस, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरैक्शंस नहीं है, ना ही अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव। सो देयर आर नो इंटरैक्शंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ना ही अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है वो कहता है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस है, जो गैस सैंपल का प्रेशर होगा दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द नंबर ऑफ हिट्स मेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो कितनी जोर से मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर पर यूनिट एरिया, दैट इज द प्रेशर। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है इसका दैट सेज कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैसियस मिक्सचर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल्स की या गैस सैंपल की। सो दीज वर द पोस्टुलेट्स। एक बार फिर से रिकलेक्ट कीजिए इनको। सबसे पहला मैंने कहा कि जितनी भी गैसेस हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती हैं जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सेकंड मैंने कहा कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। थर्ड पोस्टुलेट मैंने कहा, थर्ड पॉइंट जो है इसका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कांस्टेंट रैंडम मोशन में है। नेक्स्ट पोस्टुलेट कि जो कोलिजन्स हैं बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स दे आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। और साथ ही में जब गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे तब भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होंगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है कि जो कोलिजन्स हैं, कोलिजन्स के साथ साथ मैं कह रहा हूं नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है आफ्टर दिस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, नेक्स्ट पोस्टुलेट और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इज कि जब इंटरेक्शंस नहीं है कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ना ही अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव, देयर आर नो इंटरेक्शंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ना ही अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज कि प्रेशर जो है, जो गैस सैंपल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू नंबर ऑफ हिट्स मेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लास्ट पोस्टुलेट जो है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट केल्विन्स, एब्सोल्यूट स्केल। अब इन पोस्टुलेट्स को माइंड में रखते हुए काइनेटिक गैस इक्वेशन निकाली गई। काइनेटिक गैस इक्वेशन काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जो गैस के डिफरेंट लॉज को जो हमने स्टडी किए उनको एक्सप्लेन कर सकती है। सो काइनेटिक गैस इक्वेशन निकली कैसे, उसके लिए एक डेरिवेशन है, मैं आपको करवा रहा हूं। एक आपने इमेजिनरी बॉक्स कंसिडर करना है। दिस इज एन इमेजिनरी बॉक्स। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दिस इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। आप इस वॉल को कंसिडर कीजिए। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, जो इस डायरेक्शन में इस वॉल को 90 डिग्रीज पे हिट कर रहा है
और इसकी स्पीड जो है दैट इज u, और इसका मास जो है दैट इज m। तो मैंने क्या कहा कि एक इमेजिनरी बॉक्स में कंसीडर कर रहा हूं काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, और उसमें ये मान रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल है एक जो इस वॉल को हिट कर रहा है परपेंडिकुलरली, और इसकी जो स्पीड है दैट इज u, और इसका जो मास है दैट इज m। तो जब ये हिट करेगा विद दिस वॉल ऑफ द कंटेनर या वॉल ऑफ द इमेजिनरी बॉक्स, तो कितना ये मोमेंटम इंपार्ट करेगा, इसको कितना मोमेंटम देगा इसको, mu। जब हिट करेगा तो mu, वापस जब आएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो व्हाट शुड बी मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, माइनस mu। तो टोटल मोमेंटम जो इसने दिया इस वॉल को दैट इज mu माइनस, टोटल मोमेंटम कितना दिया इसने, 2mu। या फिर कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम इज mu था पहले जब हिट किया, वापस आया तो माइनस mu था। अब चेंज इन मोमेंटम इज mu माइनस माइनस mu, सो दैट इज 2mu। नाउ वी नो दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो जो एक पार्टिकल इस वॉल को हिट कर रहा है तो कितनी फोर्स उसको इंपार्ट करेगा, 2mu अपॉन टाइम, मान लीजिए t टाइम में ये हो रहा है। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू द फोर्स। अब एक बात कंसिडर करनी है आपने कि t टाइम इंटरवल में ये वाला जो मॉलिक्यूल है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, u इंटू टी। टी टाइम में ये वाला मॉलिक्यूल u इंटू टी डिस्टेंस कवर करेगा। दैट मीन्स u इंटू टी डिस्टेंस के बीच में विद इन ut जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो टी टाइम में इस वॉल को हिट करेंगे, लेकिन ut डिस्टेंस से ज्यादा वाले मॉलिक्यूल जो इससे पीछे होंगे वो टी टाइम में हिट नहीं करेंगे। तो टी टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे, जो इसके विद इन है, वॉल और इस पार्टिकल के बीच में जितने भी आ रहे हैं, अगर ये पार्टिकल ut डिस्टेंस इतना ut है वॉल के साथ और इसका डिस्टेंस मान लीजिए ut डिस्टेंस है, टी टाइम में ये जस्ट हिट करता है इस वॉल को, तो इससे आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो भी तो हिट किए होंगे वॉल को टी टाइम में। तो कितने मॉलिक्यूल्स, कितने डिस्टेंस वाले मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे, ut डिस्टेंस वाले। अब कितनी वॉल्यूम हो जाएगी अगर इतना डिस्टेंस ut है, मान लीजिए ये ut है, ये ut है, और ये जो मॉलिक्यूल है मैं इस वॉल पे ले रहा हूं और ये इस साइड को जा रहा है, तो ये डिस्टेंस मैं कह रहा हूं ut है, और इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं कह रहा हूं a है। तो कितने वॉल्यूम वाले मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे, a इंटू यूटी। a इंटू यूटी के विद इन वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो टी टाइम में इस वॉल को हिट करेंगे, या फिर जो भी इसके विद इन होंगे वो इन वॉल्स को हिट करेंगे, 6 वॉल्स को। तो कितने वॉल्यूम आ रही है देखिए, a इंटू यूटी। इतनी वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो वॉल्स को हिट करेंगे इन द टाइम इंटरवल t। अब मान लीजिए n अपॉन v इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एक पर यूनिट वॉल्यूम n अपॉन v आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इतनी वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, n अपॉन v इंटू a इंटू यूटी। इतने मॉलिक्यूल्स टी टाइम में हिट कर रहे हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। एक मॉलिक्यूल कितनी फोर्स इंपार्ट कर रहा है वॉल को, 2mu अपॉन टी। सो टोटल फोर्स, इतने मॉलिक्यूल्स कितनी फोर्स इंपार्ट करेंगे, टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू 2mu अपॉन टी इंटू AUT इंटू n अपॉन v। अब मैं इतने बॉक्स के विद इन वाले मॉलिक्यूल्स मैंने कंसिडर किए, अब वो इसी वॉल को तो हिट नहीं कर रहे होंगे, ऊपर वाली वॉल को भी हिट कर सकते हैं, नीचे वाली को भी, इस साइड को भी आ सकते हैं, उस साइड को भी आ सकते हैं। तो 6 वॉल्स हैं जिसको हिट कर सकते हैं। तो फोर्स कितनी होनी चाहिए एक्चुअल में, एक वॉल पे कितनी फोर्स लगेगी, 1/6 ऑफ दिस। एक वॉल पे कितनी फोर्स होगी, 1/6 ऑफ दिस। तो जितना कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कीजिए आप, तो क्या बच रहा है, 1/6 ऑफ 2m u स्क्वेयर a n अपॉन v। सो दिस इज 1/3। एरिया को नीचे ले आइए,
F upon A विच इज इक्वल टू F upon A आ गया, विच इज इक्वल टू एक्चुअली प्रेशर. V को ऊपर ले जाइए आप, PV इज इक्वल टू 1/3 mn U square. So this is kinetic gas equation, PV is equal to 1/3 mn U square. और एक्चुअल में U square जो है, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज या स्पीड्स आर नॉट सिमिलर, तो इंस्टेड ऑफ U square वी टेक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बार से, U square बार. So this is kinetic gas equation, PV is equal to 1/3 mn U square bar. एक बार फिर से देखिए डेरिवेशन मैंने कैसे करवाई है. ये इमेजिनरी बॉक्स कंसिडर किया, एक मॉलिक्यूल यहां पे ये कंसिडर किया जिसकी स्पीड u है, जिसका मास m है. तो जब इस वॉल को ये हिट करेगा तो मोमेंटम विल बी mu, और किस मोमेंटम से जब वापस आएगा दैट विल बी माइनस mu. Change in momentum is mu minus mu, that is 2mu. Now you know that न्यूटन्स लॉ से आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स. तो कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम, दैट इज 2mu अपॉन t, दैट इज द फोर्स इंपार्टेड टू दिस वॉल, 2mu अपॉन t. नाउ आई एम सेइंग दैट कि t टाइम में ये वाला मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ut. तो मान लीजिए टी टाइम में ये वाला मॉलिक्यूल जस्ट हिट करता है इस वॉल के साथ, तो इतना डिस्टेंस इज ut. टी टाइम में इसके आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो भी तो वॉल्स के साथ हिट किए होंगे. तो हमने निकालना है कि कितनी वॉल्यूम है ये सारी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a, ये डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज ut, तो वॉल्यूम कितनी आ गई, a इंटू ut. अब मानते हैं कि n upon v is the number of molecules per unit volume. किस वॉल्यूम की बात हो रही है, AUT की. तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने बन जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n upon v हैं, इतनी वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, AUT इंटू n upon v. अब देखिए टोटल फोर्स कितनी आ जाएगी, एक मॉलिक्यूल इतनी फोर्स इंपार्ट कर रहा है 2mu upon t, तो इतने मॉलिक्यूल जितने टोटल आ रहे हैं वो कितनी फोर्स इंपार्ट करेंगे, 2mu upon t इंटू AUT इंटू n upon v. अब फोर्स जो है सिंगल वॉल पे आई एम कंसिडरिंग, क्योंकि 6 वॉल्स हैं जिसपे मॉलिक्यूल्स हिट कर सकते हैं, इसके बीच में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो 6 वॉल्स को हिट कर सकते हैं. तो फोर्स एक वॉल पे कितनी आ जाएगी, 1/6 ऑफ दिस, 1/6 किया मैंने, और यहां से क्या किया, फोर्स एरिया नीचे ले आया, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, फिर v को ऊपर ले गया, p इंटू वी इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वेयर. और u स्क्वेयर बार क्यों लिया, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स कांस्टेंट सेम नहीं होती, इसलिए एवरेज ली है. एंड दिस इज एक्चुअली रूट मीन स्क्वेयर स्पीड, जो हम बाद में वैसे बताएंगे आपको कि रूट मीन स्क्वेयर स्पीड क्या होती है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर जस्ट दिस काइनेटिक गैस इक्वेशन, pv इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वेयर बार. m is mass of the single molecule, n is the number of molecules, u square bar, this is root mean square velocity. So this was kinetic gas equation. Next is average kinetic energy of gas molecules. सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2, this will be kinetic energy, average translational energy of single molecule having mass m and average velocity root mean square velocity u square bar. Now n molecules की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, n मॉलिक्यूल्स की, लेट इट बी ek, तो n मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, 1/2 mn, this will be average kinetic energy for n molecules. Now we know that काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमें पता है कि pv is equal to 1/3 mn u square bar.
इस इक्वेशन में ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे डिवाइड कर दें 2 से, तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी. सो दिस कैन बी रिटन एज 2/3 into 1/2 mn u square bar. And now what is this 1/2 mn u square bar? This is EK, average kinetic energy for n molecules. So PV is equal to 2/3 EK. So now what will be EK? This will be 3/2 PV. अब आपको पता है 1 मोल अगर लिया जाए तो PV वैसे nRT के बराबर होता है. अगर 1 मोल लिया जाए तो PV will be equal to R into T. So average kinetic energy for 1 mole of the gaseous sample is equal to 3/2 RT. N moles के लिए, for N moles it will be 3/2 nRT. This is for 1 mole 3/2 RT. This is for N moles. अगर सिंगल मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालेंगे? दिस इज फॉर 1 मोल. एक मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकलेगा? डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. सो ई के एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर सिंगल मॉलिक्यूल विल बी 3/2 RT. इसको डिवाइड करेंगे आप एवोगैड्रो नंबर से, एंड R by N naught. दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. So this is Boltzmann constant. So EK is equal to 3/2 kBT. This is the Boltzmann constant. So आपको वैल्यूज थोड़ा याद रखनी है. यहां से मैंने शुरू किया कि एक मॉलिक्यूल के लिए जिसका मास इज m, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ m u स्क्वायर बार. n मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी हो जाएगी? 1/2 m n u स्क्वायर बार. Now PV is equal to 1/3 mn u square bar. This is kinetic gas equation. 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो दिस इज इतना पोर्शन क्या है? EK. So PV is equal to 2/3 EK. EK is equal to 3/2 PV. PV is equal to RT for 1 mole. और n मोल्स के लिए it will be 3/2 nRT. और for 1 मॉलिक्यूल जो मोल के लिए वैल्यू है उसको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए और वो 1 मॉलिक्यूल के लिए वैल्यू आ जाएगी R by N naught. R by N naught is Boltzmann constant which is kBT. So EK is equal to 3/2 kBT. This is for 1 molecule. So this was average kinetic energy जो values हैं for gas molecules. Next topic is Maxwell Boltzmann distribution of molecular speeds. तो इन्होंने मॉलिक्यूलर स्पीड्स के लिए जो ग्राफ दिया है, मैं सबसे पहले वो बना रहा हूं, उसको फिर इन्फर करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे क्या क्या रिजल्ट्स हैं उसके. वाई एक्सिस पे वी हैव फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां पे भी है मॉलिक्यूलर स्पीड्स. तो गैसियस सैंपल के लिए जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसे आता है. सो दैट मीन्स जैसे जैसे फ्रैक्शन, यहां पे देखिए मॉलिक्यूलर स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर रही हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलर स्पीड्स बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा हैं, वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है. और ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलर स्पीड्स कुछ इंटरमीडिएट हैं वो काफी ज्यादा है. फर्स्ट रिजल्ट देखिए आप, यहाँ पे देखिए दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड्स, उसके लिए ग्राफ बनाया. यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वाई एक्सिस पे, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव मॉलिक्यूलर स्पीड्स. ग्राफ कुछ ऐसे आता है. इसका मतलब ये है, देखिए मॉलिक्यूलर स्पीड जिन मॉलिक्यूल्स की बहुत कम है उनकी फ्रैक्शन बहुत कम है, या मॉलिक्यूलर स्पीड जिन मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा है उनकी फ्रैक्शन भी बहुत कम है.
और जिनकी इंटरमीडिएट सी स्पीड है, ऐसी फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की। दिस इज द फर्स्ट जो रिजल्ट है दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस ग्राफ। सेकेंड क्या है कि जैसे जैसे फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीजिंग। आफ्टर ए सर्टेन मैक्सिमा, जब मैक्सिमा अटेन हो जाएगा उसके बाद मॉलिक्यूलर स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है डिक्रीज कर रहे हैं। थर्ड रिजल्ट, molecular speed possessed by the maximum fraction of the molecules is known as most probable speed. So ये वाली जो speed है, this is the most probable speed. So most probable speed क्या है? Speed possessed by maximum fraction of the molecules. जैसे 100 में से 80 molecules की speed जो होगी, that will be most probable speed. So ये था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। देखिए ग्राफ ऐसे को आ रहा है। फर्स्ट रिजल्ट मैंने बताया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसी फ्रैक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलर स्पीड्स बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स गैस सैंपल में बहुत कम होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी इंटरमीडिएट सी स्पीड होती है, वो मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर देखिए कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज कर रही है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद डिक्रीज कर रहे हैं। थर्ड मैंने कहा कि जो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाउ वी हैव टू सी कि इस ग्राफ पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा गैस मॉलिक्यूल्स को। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दें तो ग्राफ जो है राइट में शिफ्ट हो जाता है। लेट इट बी T1, लेट इट बी T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ग्राफ राइट में शिफ्ट हो रहा है और थोड़ा फ्लैट भी हो रहा है। इससे क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हो आप कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज कर गई है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज कर गई है बिकॉज जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी इंक्रीज कर रही है। बट माइंड इट, the fraction of the molecules possessing the most probable speed, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो fraction of the molecules possessing the most probable speed that is decreasing. So effect of temperature on this curve should be very clear to you. सबसे पहले ये T1 टेम्परेचर पे ऐसे ग्राफ था। जब टेम्परेचर आपने राइज करवाया गैसियस सैंपल का, तो ग्राफ जो है थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा फ्लैट भी हो जाएगा। T2 is greater than T1, so that means most probable speed increase कर रही है, लेकिन fraction of the molecules possessing most probable speed decrease कर रहे हैं। So this was Maxwell-Boltzmann distribution for molecular speeds and the effect of temperature on the molecular speeds. Next is जो speeds हैं वो तीन तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। जो गैशियस मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स हैं, गैशियस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड्स हैं, यू कैन एक्सप्रेस देम इन 3 डिफरेंट मैनर, इन 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या VMP। अभी डिफाइन किया मैंने, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। Second is average speed. So average speed क्या होती है, जैसे आप क्लास में मार्क्स की एवरेज लेते हो कि फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स मान लीजिए 30 हैं आउट ऑफ 50, दूसरे के 40, तीसरे के 45, चौथे के 35। तो आप क्या करते हैं कि 1 इंटू जितने स्टूडेंट्स के 40 हैं, मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स के 40 हैं तो 4 इंटू 40, 5 के 50 हैं तो 5 इंटू 50, तो 4 इंटू 40 प्लस 5 इंटू 50 प्लस 6 स्टूडेंट के मान लीजिए 60 है, 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज द एवरेज। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, मान लीजिए फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी u1 है, सेकंड की u2, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लीजिए n है, सो दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी। अब ये तो माना मैंने कि एक मॉलिक्यूल की u1, दूसरे की u2, ऐसे करके टोटल n है, तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड।
लेकिन अगर n1 मॉलिक्यूल्स की u1 वेलोसिटी है, n2 की u2 है, n3 की u3 है, जैसे करके चलता जा रहा है ये, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 plus n3 total number of gas molecules. So this is the average velocity or average speed, n1 u1 plus n2 u2 plus n3 u3 up to जितने molecules हैं divided by total number of molecules. This will give you the average velocity. Next is third जो है that is root mean square velocity. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो मान लीजिए n1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इज u1, तो n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 अप टू टोटल एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, जो स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटीज हैं u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, उनकी जो एवरेज है या उनका जो मीन है उसका स्क्वायर रूट. तो n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस n3 u3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 अप टू जितने मॉलिक्यूल्स हैं, सो दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. नाउ फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आपने कैसे याद रखना है, इनकी रेशियोज कई बार आ जाते हैं और कई बार इनकी वैल्यूज मॉलिक्यूलर मासेस गिवन होते हैं, टेम्परेचर गिवन होते हैं, तो आपने कैसे याद रखना है, मार, MAR. M से क्या बना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, A से क्या बना, एवरेज वेलोसिटी, R से क्या बना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो MAR सबसे पहले देखिए 2RT अपॉन M, इसका फॉर्मूला इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT बाय M, एंड दिस इज एवरेज इज अंडर रूट 8RT बाय पाई M, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाय M. तो MAR मार याद रखना है, उसके बाद 283 याद रख सकते हो आप, 283, क्योंकि कंपटीशन में जब आप करोगे तो कई बार मिक्सअप हो जाता है ये. यू हैव टू रिमेंबर कि मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी MAR. सो फर्स्ट इज 283, सो 2RT बाय M अंडर रूट 8RT बाय पाई M अंडर रूट एंड 3RT बाय M. तो पाई एक ही में आया एवरेज वाले में. नेक्स्ट इज कई बार इनका रेशियो भी आ जाता है कि let most probable velocity be alpha, let average velocity be beta, let root mean square velocity be gamma. तो इनका रेशियो जो होता है that is 1:1.128 is to 1.224. सो ये जो रेशियो है ये किस किस के बीच में है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. कई बार पजल कैसे किया होता है, यहाँ तो अल्फा बीटा गामा इसी मैंने सीक्वेंस में लिया. कई बार ऐसे हो सकता है कि वहां पे पूछा हो लेट एवरेज वेलोसिटी बी अल्फा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बी बीटा एंड लेट इट बी गामा, सो देयरफॉर अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा विल बी इक्वल टू. तो आपने ये तो याद रखा होगा, लेकिन ये है रूट मीन, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर के बीच में. सो 1:1.128 is to 1.224, ये रेशियो किसके बीच में है, मार के बीच में, MAR, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तब चाहे जैसे मर्जी पजल कर ले वो, अल्फा जो मर्जी दे दे, अगर आपको एक बार पता है किस किस के बीच में है, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली. नेक्स्ट इज अगर आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गिवन हो, कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गिवन है आपको, तो उससे आप डायरेक्टली एवरेज निकाल सकते हो. कैसे, 0.9213 से मल्टीप्लाई करके. अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गिवन है और आपसे पूछा जाए कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो दैट विल बी कैसे निकलेगी, 0.9213 से मल्टीप्लाई कर दो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, आपको क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकाल दोगे आप. सिमिलरली मोस्ट प्रोबेबल निकालनी हो कहां से, अगर रूट मीन स्क्वायर गिवन हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है 0.8164 से. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इनके वेलोसिटीज के बेसिस पे आ सकते हैं. सबसे पहले
एम में आर मैंने इससे याद रखने को बोला, आपने एम से मोस्ट प्रोबेबल है, ए से एवरेज है, आर से रूट मीन स्क्वायर है। नेक्स्ट मैंने बोला 283 याद रखिए आप, 283 अंडर रूट 2RT बाई एम, अंडर रूट 8RT बाई पाई एम एंड अंडर रूट 3RT बाई एम। दिस विल बी मोस्ट प्रोबेबल, दिस विल बी एवरेज, दिस विल बी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर मैंने कहा एक क्वेश्चन कई बार यहां से आ जाता है कि रेशियो दिए होते हैं इनके, तो रेशियो ये याद रखना पहले तो 1:1.128:1.224। ये किन किन के बीच में रेशियो है? एम ए आर के बीच में, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर के बीच में। दीज आर दी रेशियोज। लास्ट थिंग इसमें आपने जो याद रखनी है कि रूट मीन स्क्वायर, अगर आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर आपको गिवन है तो आप एवरेज कैसे निकाल सकते हो? 0.9213। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर गिवन है तो आप मोस्ट प्रोबेबल कैसे निकाल सकते हो? 0.8164 से मल्टीप्लाई करके। ये भी कई बार इंटरमिक्स ऊपर नीचे होता है, इसको कैसे याद रखना है? एम एम ए एम के ऊपर एवरेज है, नीचे मोस्ट प्रोबेबल है, ए एम आपको याद रह सकता है। उसके बाद 0.9213 ऊपर है, 0.8164 नीचे है, तो आपने 0.9213 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया रूट मीन स्क्वायर को, दैट विल बी एवरेज। 0.8164 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। So these were 3 types of the speeds which are very important। इनके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं in the AIEEE examinations।